हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के क्रम में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। आसक्त का विलोम है। आसक्त का विलोम दोस्तों पूछा गया है, क्या होता है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है विरक्त, दूसरा ऑप्शन दिया है अनुरक्त, तीसरा ऑप्शन है संसक्ति और चौथा ऑप्शन दिया है विभक्त। तो आसक्त शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? इसका विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए विरक्त। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 61 में राइट आंसर होगा। और दोस्तों, या विरक्त विरक्त भी यहाँ पे सही होगा, या इसको एक और नाम से जानते हैं अनासक्त। आसक्त का विलोम और भी एक होता है अनासक्त या विरक्त। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखना। अनासक्त ये भी आसक्त का विलोम होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विरक्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। ये एक मुहावरा दिया है, बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके लिए एक अर्थ पूछा, एक शब्द पूछा, सॉरी दोस्तों, मुहावरा नहीं वाक्यांश दिया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है अतिवादी, दूसरा ऑप्शन है अतिशय, तीसरा ऑप्शन दिया है अत्यंत और चौथा ऑप्शन है अतिशयोक्ति। तो दोस्तों, बढ़ा चढ़ाकर कहना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द क्या होता है? अतिशयोक्ति। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है, वहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहीं से आप लोग इसको समझ लीजिए। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहा जाएगा आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है पूजनीय, दूसरा ऑप्शन है ज्येष्ठ, तीसरा ऑप्शन दिया है वरिष्ठ और चौथा ऑप्शन है कनिष्ठ। ये दोस्तों पूजनीय, ये वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा है यहाँ पे। ये पूजनीय नहीं पूजनीय होता है, ये चीज भी आप लोग याद रखना। ये गलत लिखा है वर्तनी की दृष्टि से। तो दोस्तों, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 63 में। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ज्येष्ठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, जो पूजा करने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है पूजनीय। जो पूजा करने योग्य हो उसे बोला जाता है पूजनीय। ये भी आप लोग याद रखना। और दोस्तों, एक चीज, कनिष्ठ किसको बोलते हैं? इसके लिए वाक्यांश क्या होता है? जो पद, उम्र आदि विचारों में औरों की अपेक्षा छोटा हो उसे बोला जाता है कनिष्ठ। जो पद में भी छोटा हो या उम्र में छोटा हो उसको क्या बोला जाता है? औरों की अपेक्षा में उसे बोला जाता है कनिष्ठ। ये चीज भी आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या था? आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो आयु में बड़े व्यक्ति को कहा जाता है ज्येष्ठ। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है उपानह। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है जूता का, दूसरा है जोर का, तीसरा है जादू का और चौथा है या ज्येष्ठ का। तो उपानह किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये जूते का पर्यायवाची होता है। और दोस्तों, जूते के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। जूते के अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे पनही, पनही, और क्या होता है? खड़ाऊं। ये तो आप परिचित ही होंगे, खड़ाऊं। और दोस्तों, क्या होता है? बूट, बूट। ये जूते के अन्य पर्यायवाची होते हैं। तो जूते के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? पनही, खड़ाऊं, बूट या उपानह। तो यहाँ पे उपानह पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 64 में, किसका पर्यायवाची होगा? तो ये जूते का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। चंद्रिका का पर्यायवाची है।
चंद्रिका का पर्यायवाची पूछा गया है, क्या होगा? पहला ऑप्शन है चंद्रहास, दूसरा ऑप्शन दिया है रजत, तीसरा ऑप्शन है कौमुदी और चौथा ऑप्शन है स्वर्ण किरण। चंद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों चंद्रिका का पर्यायवाची, चंद्रिका किसका पर्यायवाची होता है या चंद्रिका का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 64 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कौमुदी। और दोस्तों चंद्रिका के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं ये भी आप लोग समझ लीजिए, जैसे चांदनी, ये भी चंद्रिका के पर्यायवाची हैं, चांदनी। और दोस्तों ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना की वर्तनी दोस्तों आप लोग देख लीजिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, आधी ता बनती है और आधी सा बनती है, ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। और दोस्तों चंद्रिका का पर्यायवाची और क्या होंगे? और होंगे चंद्रकला जैसे, ये चंद्रिका के अन्य पर्यायवाची हैं, ये चीज भी आप लोग कहीं नोट कर लेना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कौमुदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी किसकी है पूछी गई है। पहला ऑप्शन लिखा है भगीरथी, दूसरा ऑप्शन है भागीरथी, तीसरा ऑप्शन है भगीरथी और चौथा ऑप्शन दिया है भागीरथी। तो दोस्तों कौन सा वर्तनी की दृष्टि से भागीरथी सही लिखा है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 में आप सभी जानते होंगे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी होता है, भागीरथी होता है। बाकी ये भगीरथी, भगीरथी या भागीरथी ये तीनों गलत होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, क्या होगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ आप लोगों को बताना है, क्या होगा? देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है अनगर्ल कर बातें करना, अगला ऑप्शन है सबसे अलग रहना, अगला ऑप्शन दिया है अपने ही काम में लगे रहना, अगला ऑप्शन है मनमानी करना। तो दोस्तों अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सबसे अलग रहना। सबसे अलग रहना ये होता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ। या दोस्तों सबसे अलग रहना कह लें, या कहीं कहीं आप लोगों को ये भी अर्थ सही होगा, सबसे अलग विचार रखना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होगा, सबसे अलग विचार रखना, विचार रखना, ये भी अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ होगा, ये आप लोग याद रखना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सबसे अलग रहना या सबसे अलग विचार रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, जमीन पर पैर न रखना, जमीन पर पैर न रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कल्पनाशील होना, दूसरा ऑप्शन है थक जाना, तीसरा ऑप्शन है नाजुक होना या चौथा ऑप्शन है अभिमानी होना। जमीन पर पैर न रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अभिमानी होना। जमीन पर पैर न रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अभिमानी होना। दोस्तों आप लोग याद रखना। और दोस्तों कल्पनाशील होना के लिए क्या होगा मुहावरा? ख्याली पुलाव पकाना, ये भी आप लोग याद रखना। और दोस्तों थक जाना मुहावरे के लिए अर्थ क्या होगा? अंग के लिए मुहावरा क्या होगा? अंग अंग ढीला होना, ये चीज भी आप लोग याद रखना। ये जैसे थक जाना यहाँ पे लिखा है, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना, ढीला होना, ये होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 क्या था? जमीन पर पैर न रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिमानी होना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आप लोगों को। देखेंगे वाक्य क्या दिया है, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत खाली स्थान करता है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है प्रभावित, अगला ऑप्शन दिया है अनुशासित, अगला ऑप्शन है संतुलित या अगला ऑप्शन दिया है प्रचारित। तो दोस्तों उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत खाली स्थान करता है, यहाँ पे उपयुक्त
वाक्य को लिखकर शब्द को लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 69 में। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रभावित, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? प्रभावित। प्रभावित पूरा वाक्य क्या हो जाएगा देखेंगे। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है, ये पूरा आप लोगों का वाक्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ भी रिक्त स्थान की आप लोगों को पूर्ति करनी है। देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। वाक्य क्या दिया है देखेंगे। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से खाली स्थान पड़ी। देखेंगे, पहला ऑप्शन है गुमराह, दूसरा ऑप्शन है गरज, तीसरा ऑप्शन है उमड़ या चौथा ऑप्शन है भनक। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 70 में। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उमड़, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? उमड़। देखेंगे वाक्य पूरा क्या हो जाएगा। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी, ये पूरा वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ये वाक्य किस प्रकार का है आप लोगों को बताना है। एक वाक्य दिया है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ये वाक्य किस प्रकार का है आप लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है साधारण वाक्य, या दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य, या चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि वाक्य रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा क्या होता है? संयुक्त वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये वाक्य किस प्रकार का है, आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। ये जो वाक्य दिया है ये मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों और एक चीज आप लोग समझ लीजिए, मिश्र वाक्य की डिफिनीशन क्या होती है? जहां 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हों तथा इन वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक या अव्यय कौन कौन प्रयुक्त किए जाएं। मैंने डिफिनीशन क्या बताई? जहां पे 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हों और वो किन अव्ययों से जुड़े हों, जैसे यद्यपि, 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 तथापि, ज्यों ही, तथापि, ज्यों ही, ज्यों ही। जब 2 या 2 से सरल वाक्य आदि इन वाक्यों से, इन अवयवों से जुड़े होंगे तो वहां पे मिश्र वाक्य होगा, ये आप लोग याद रखना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? आप लोगों को बताना है कि किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अगला ऑप्शन दिया है उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। अगला ऑप्शन दिया है मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए। अगला ऑप्शन दिया है मैंने हस्ताक्षर कर दिए उस कागज पर। तो दोस्तों कौन सा वाक्य सही लिखा है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ये वाक्य वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है, बाकी ये जो तीनों वाक्य हैं ये गलत हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताइए। छात्रावास में संधि पूछी गई है, कौन सी है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, दूसरा ऑप्शन है गुण संधि, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि, या चौथा ऑप्शन है अयादि संधि। तो दोस्तों छात्रावास में कौन सी संधि होगी आप लोगों को बताना है। इसमें दोस्तों दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन नंबर ए इसमें दीर्घ संधि होगी। और अगर इसके संधि विच्छेद की बात कर ली जाए कि इसका छात्रावास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों आप लोग वो भी देख लीजिए, छात्रधन आवास, छात्रधन आवास, ये इसका छात्रावास का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो छात्रावास का संधि विच्छेद क्या होगा? छात्रधन आवास। और इसमें संधि पूछी गई है कौन सी होगी, तो इसमें संधि होगी दोस्तों दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74।
पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद पूछा गया है, आप लोगों को बताना है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पवन का संधि विच्छेद या पावक का संधि विच्छेद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है पोधन अन, या दूसरा ऑप्शन है पवधन अन, या तीसरा ऑप्शन है पहधन अवन, या चौथा ऑप्शन दिया है पवधन न। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पोधन अन। और अगर यहां संधि की बात कर ली जाए कि इसमें संधि कौन है, तो इसमें संधि होगी अयादि संधि। ये चीज भी आप लोग याद रखना, इसमें संधि कौन होगी, अयादि संधि। और दोस्तों जैसे एक हो गया पवन और हो गया अयादि संधि के अन्य उदाहरण हम लोग देख लेंगे। जैसे होता है पवित्र, पवित्र, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पोधन इत्र। ये चीज भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, पोधन इत्र होता है पवित्र। ये सारे अयादि संधि के उदाहरण हैं दोस्तों, याद रखना। और जैसे होता है नयन, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नयन। इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, नेधन अन, नेधन अन, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नयन का। और जैसे दोस्तों गायक, 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 इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गयधन अक, गयधन अक। ये सारे अयादि संधि के उदाहरण है और इनका संधि विच्छेद क्या होता है आप लोग दोस्तों देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद आप लोगों को बताना था। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, पोधन अन। और इसमें अगर संधि की बात कर लें कौन सी संधि होगी, तो इसमें संधि होगी अयादि संधि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है। पहला ऑप्शन दिया है द्विगु समास, या दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अव्ययीभाव समास, या चौथा है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों राजपुत्र का अगर समास विग्रह की बात कर लें, इसका समास विग्रह क्या होगा, तो इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये इसका विग्रह हो जाएगा। और इसमें अगर समास की बात कर लें कौन सा समास होगा, तो इसमें समास होगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। ये चीज भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, चवन्नी में कौन सा समास पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चवन्नी में कौन सा समास पाया जाता है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है बहुब्रीय समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, या चौथा है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों चवन्नी में कौन सा समास होगा, चवन्नी में होगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। द्विगु समास होगा दोस्तों जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है वहां पे द्विगु समास होता है। तो दोस्तों चवन्नी में कौन सा समास होगा, चवन्नी में होगा द्विगु समास। और अगर इसके समास विग्रह की बात कर ली जाए, तो विग्रह इसका क्या होगा, चार आनों का समाहार, चार आनों का समाहार, चार आनों का समाहार, ये इसका विग्रह हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 में चवन्नी में कौन सा समास है आप लोगों को बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। और अगर इसके विग्रह की बात कर ली जाए, तो विग्रह इसका क्या होगा, चवन्नी का चार आनों का समाहार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, अलंकार बताना है। देखेंगे वाक्य क्या दिया है, वाक्य दिया है दुल्हन अंगिया काहे न धोवई, ये वाक्य दिया है। इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है वक्रोक्ति अलंकार, या दूसरा है श्लेष अलंकार, या तीसरा ऑप्शन दिया है रूप का तिशयोक्ति, या चौथा है दृष्टांत अलंकार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रूप का तिशयोक्ति, ये अलंकार होगा दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 से 80 तक आप लोगों का पैसेज दिया है। जैसा कि मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूं, आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस करके दोस्तों जरूर जाइए। पैसेज से आप लोगों को 3 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है प्रेम की भाषा है, प्रेम की भाषा है। तो पहला ऑप्शन दिया है अर्थ रहित, या दूसरा है भाव रहित, या तीसरा है ज्ञान रहित, या चौथा है शब्द रहित। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शब्द रहित। प्रेम की भाषा जो है वो कैसी है, ये ऑप्शन, ये गद्यांश में यहाँ पे मेंशन होगा, आप लोग पढ़ना, ये शब्द रहित है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79।
अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण से। इसमें पैसेज पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, क्या होता है देखेंगे। पहला है वृक्ष, या दूसरा है जंगल, या तीसरा है उपवन, चौथा है पुष्प। तो दोस्तों अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी दोस्तों जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी जंगल। अरण्य को ही जंगल बोला जाता है, आप लोग ये चीज याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जंगल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। यत्न से आशय है, यत्न से क्या आशय है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है भाषण, दूसरा है रत्न, तीसरा है प्रयास, या चौथा है परिश्रम। यत्न से क्या आशय है आप लोगों को बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रयास। यत्न से क्या आशय है, प्रयास। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। विकास स्टडी सर्किल परिवार दोस्तों आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ऐसे ही अपना प्यार दोस्तों बनाए रखिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।